लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस किए थे? इलेक्ट्रोडायनामोमीटर इंस्ट्रूमेंट था ना। तो अब जो है अगला यस। टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक है। फिर तुम्हारा रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट है, फिर इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट है। इतना बताने के बाद से तुम्हारा क्या होगा? मेजर जो सेकंड जो थर्ड चैप्टर या सेकंड चैप्टर बोल लो, उसका जो मेजर मेजर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर तुम्हारा बचेगा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर, वो सब डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट। तो सर उसमें देखो, वाट मीटर बच गया था ना सर। हाँ उसमें वाट मीटर बच गया है इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप में। तो उसका वाट मीटर के लिए क्या है ना कि तुम्हारा ये जो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम लोग इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड चैप्टर में, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए थर्ड में है। तो अभी जब से ये सेकंड चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद से हम गैल्वेनोमीटर वाला जो चैप्टर है ना इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, वो कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद से तो हम लोग एक आएगा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर, है ना। ये जी। सेकंड ही चैप्टर में डील कर लेंगे। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के बाद से जो अगला यूनिट है ना, वो है पावर मेजरमेंट, पावर एंड एनर्जी मेजरमेंट, समझे। पावर मेजरमेंट में जब हम लोग एसी का जब मेजरमेंट करने जाते हैं, तो पहला मेथड हम लोग पढ़ते हैं वही इलेक्ट्रोडायनामोमीटर, वाट मीटर, है ना। जी। तो वो वहां पे आ ही जाएगा, ठीक है, इसीलिए हम उसको ज्यादा डिस्कस नहीं किए। और तुम जी देखो सर। लास्ट क्लास में हम इलेक्ट्रोडायनामोमीटर जो भी पढ़ाएंगे, उसमें उसका कंस्ट्रक्शन जो है बता दिए कि मूविंग कॉइल होता है, फिक्स कॉइल होता है। लेकिन फिजिकल कंस्ट्रक्शन हम तुमको दिखाए नहीं थे, है ना। जी सर। फिजिकल कंस्ट्रक्शन देखने में कैसा होता है, तो वो सारा क्लैरिफिकेशन जो है जब वाट मीटर पढ़ोगे तो वहां पे तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो फिर जब ओवरऑल जब तुम नोट्स जब कंप्लीट कर लोगे, तो तुमको जब क्वेश्चन पूछेगा ना, तो तुम आसानी से एक्सप्लेन करने के लिए एबल रहोगे, समझे। तो इसीलिए उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको छोड़े हुए, ठीक है। चलो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट में देखो क्या है। देखो इसमें है क्या कि कैपेसिटर का तुम लोग कहानी जानते होगे पहले भी, है ना। कैपेसिटर का कहानी जान लो। क्या होता है कि या फिर ऐसा तुम लोग जानते हो, अगर दो चार्ज है, दो चार्ज अगर अवेलेबल है, पॉइंट चार्ज, ठीक, Q1 Q2, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में एक फोर्स लगता है, ठीक है। कुलम्स फोर्स, फोर्स लॉ, मतलब कुलम्स लॉ, ठीक है। ये पढ़े होगे तुम लोग, ठीक है। तो उसमें मतलब यहाँ पे दोनों के बीच में फोर्स लगता है। उसी तरह अगर कहीं भी स्टेशनरी चार्ज है, ठीक है, सिर्फ इसी चार्ज की नहीं, अगर स्टेशनरी चार्ज अवेलेबल है, तो क्या होगा, स्टेशनरी चार्ज का मतलब चार्ज मोशन में नहीं है, चार्ज जाके फिक्स है एक जगह हेलो। पे, तो उसके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है, ठीक है। तो अगर तुम्हारा चार्ज, म्यूट कर लो, जो भी बात कर रहे हो सब ध्यान रखना है तुम लोग खुद से। ओके। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जो है तो तुम्हारा क्या होगा, चार्ज अगर स्टोर है, ठीक, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा बेसिकली, है ना। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही तुम्हारा कैपेसिटर का बेस होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर भी जनरेट करता है। बस हम लोग यहाँ करेंगे क्या ना, उसके वजह से वहां पे क्या होगा ना, फोर्स भी क्रिएट होता है, ठीक। तो वो जो फोर्स होता है, नॉर्मली कैपेसिटर में क्या होता है, दोनों प्लेट्स इसके फिक्स्ड होते हैं, ठीक। बट हम यहाँ क्या करेंगे ना, एक को फिक्स्ड कर देंगे और एक को मूविंग कर देंगे, ठीक है। एक को फिक्स्ड कर देंगे, एक को मूविंग कर देंगे, दोनों में अट्रैक्शन मान लो फोर्स ऑलरेडी लग रहा है, ठीक। एक पे प्लस चार्ज आ रहा है, एक पे माइनस चार्ज आ रहा है, तो दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो अब इनिशियली क्या था कि तुम दोनों को, तुम कैपेसिटर में क्या करते हैं ना कि दोनों को फिक्स कर देते हैं। लेकिन यहाँ क्या करेंगे, एक को फिक्स रख देंगे और एक को मूविंग बना देंगे, ठीक। मूविंग जब बना देंगे तो इससे क्या होगा कि भाई ये इसके तरफ अट्रैक्ट होगा। कितना अट्रैक्ट होगा, जितना फोर्स होगा, फोर्स कितना होगा जितना तुम इस पे वोल्टेज, मतलब फोर्स उतना होगा जितना चार्ज होगा, और चार्ज कितना होगा जितना तुम वोल्टेज अप्लाई करोगे। समझ गए कहानी। कहानी क्या होगा, तुम वोल्टेज अप्लाई करोगे वोल्टेज मेजर करने के लिए, तो वोल्टेज क्या करेगा, यहाँ पे चार्ज क्रिएट कर देगा, ठीक है। वोल्टेज यहाँ पे चार्ज क्रिएट कर देगा। अब इस चार्ज की वजह से क्या हो गया कि एक पे प्लस एक पे माइनस हो जाता है, तो दोनों अट्रैक्शन फोर्स लगता है इस पे। अब ये अट्रैक्शन फोर्स क्या करेगा, इस वाले प्लेट को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, जो मतलब फिक्स्ड है, वो मूविंग वाले को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन मान लो जो फिक्स है बंदा, वो तो फिक्स ही रहेगा, मूविंग वाला फिक्स की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक। तो हमको जैसे ही ये मोशन मिल गया, हम इससे क्या करेंगे, पॉइंटर अटैच करके रख देंगे, है ना। पॉइंटर अटैच करेंगे तुमको क्या मिल जाएगा, रीडिंग, मतलब डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। अल्टीमेटली तो ये पर्पस है ना, डिफ्लेक्शन मिल लेना, ठीक। तो इस तरह से इसमें हो जाता है। तो देखो ये बेसिकली लीनियर मोशन है, देख रहे हो ना, इसका मोशन ऐसे ऐसे बस होगा, तो ये लीनियर मोशन है। तो यहाँ पे टॉर्क की बात नहीं आएगी, फोर्स की बात आएगी, ठीक। लीनियर मोशन में हम लोग फोर्स का बात करते हैं। जब एंगुलर मोशन होगा तब जाके हम लोग क्या करेंगे, टॉर्क का जिक्र करेंगे, ठीक है। तो एंगुलर मोशन कब होगा भाई, जब ये कैपेसिटर का जो शेप पैरेलल, देखो यहाँ पे पार्टिकुलर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समझे।
ये पैरेलल प्लेट है। यहाँ पे इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक तुम्हारा ऐसा प्लेट आता है, सर्कुलर प्लेट भी आता है। यहाँ पे तुम्हारा जो मोशन होता है वो क्या होता है, रेडियल होता है, समझे? ठीक है, तो एंगुलर मोशन जब यहाँ होगा तो उस केस में हम लोग टॉर्क की बात करेंगे, है ना? ठीक है, तो यहाँ पे वो टॉर्क की बात की गई है। चलो, तो हम लोग पहले इस वाले को देख लेते हैं। तो देखो इसका डेफिनेशन में देखो क्या बोला गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन चार्ज कंडक्टर, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज इस कंडक्टर पे क्या असर होता है उसका है, तो उसका असर यही होता है कि उस पर फोर्स लगता है। सच इंस्ट्रूमेंट्स आर इसेंशियली वोल्टमीटर्स, ठीक है? अब हम तुमको बोले ना कि चार्ज कैसे क्रिएट हो रहा है भाई, तो चार्ज जो क्रिएट हो रहा है जब आप वोल्टेज दे रहे हैं, इसी की वजह से यही रीजन है कि ये इसेंशियली वोल्टमीटर ही रहता है। बहुत सारा मॉडिफिकेशन करने के बाद तुम इसको आममीटर के रूप में बना सकते हो, बट वो इफेक्टिव नहीं होगा ज्यादा, समझे? इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट का ज्यादातर यूज किया जाता है वो वोल्ट मीटर के लिए ही किया जाता है, और वो भी एडवांटेज ये है ना कि हाई वोल्टेज मेजर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये हाई वोल्टेज मेजर करने के लिए बहुत ही, क्या कहते हैं हिंदी में, उपयुक्त डिवाइस है, समझे? तो देखो, बट मे बी यूज्ड विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल कंपोनेंट्स टू मेजर करंट एंड पावर, मे बी, है ना? ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन ग्रेटेस्ट यूज क्या है भाई, हाई वोल्टेज के लिए, ये दिमाग में रखना है। तो इसीलिए अगर मान लो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर किस लिए यूज होता है, तो भाई तो वोल्टेज मेजर करने के लिए, सीधा सीधी बात है, इसीलिए यूज किया जाता है। वो अलग मैटर है कि पॉसिबिलिटी है कि आप कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या यूज करते हैं भाई इसके लिए, मतलब वोल्टमीटर के रूप में ही यूज करते हैं। अब इसका दो टाइप्स है, ठीक है? देयर आर टू टाइप्स, ठीक है? टाइप्स में कौन कौन सा है जी? पहला जो है पैरेलल प्लेट इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर, देखो ईएसवी लिखने का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर, ठीक है? दूसरा है सर्कुलर प्लेट इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर। तो जो पहला है पैरेलल प्लेट इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर, ये लीनियर टाइप होता है ना? लीनियर मोशन है, इसीलिए इसको हम ब्रैकेट में लिख दिए लीनियर टाइप, ठीक है? इसमें देखो, इस फिगर में देखो, एक में क्या होगा, इसमें एक फिक्स्ड है एक मूवेबल है ना? प्लेट ए इज फिक्स्ड एंड बी इज मूवेबल। अब देखो, अब मान लेते हैं कि नेट पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट वी वोल्ट का अप्लाई किया गया फोर्स पे, है ना? तो इस पे क्या होगा, फोर्स मतलब क्या होगा, ये वोल्टेज जो है चार्ज क्रिएट करेगा, चार्ज से अल्टीमेटली क्या होगा, फोर्स अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, है ना? एफ न्यूटन का फोर्स तुम्हारा एग्जिस्ट करेगा, ठीक? इसके वजह से क्या होगा, प्लेट बी तुम्हारा एक ही तरफ मूव करेगा अंटिल बैलेंस्ड बाय स्प्रिंग। स्प्रिंग उसको कब बैलेंस करता है जी, जब बैलेंस कंडीशन तब आ जाता है, मान लो जितना फोर्स तुम अप्लाई की हो तो उतना लगभग स्प्रिंग क्या करता है, एक सर्टेन पॉइंट के बाद से आके उसको बैलेंस कर देता है। मतलब जब तुम्हारा स्प्रिंग का फोर्स डिफ्लेक्शन फोर्स के बराबर हो जाता है ना? तो तुम्हारा क्या होता है, वो स्टेडी स्टेट पोजीशन पे आ जाता है। ये कहानी हम लोग हर इंस्ट्रूमेंट में लेके चले हैं ना जी, टीसी इक्वल टू टीडी, टीसी इक्वल टू टीडी, है ना? तो ये मोशन तब तक होता है जब तक कि स्प्रिंग जो है उसके इक्वल ना हो जाए। स्प्रिंग जैसे ही इसके इक्वल हो जाता है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा ये वो जाके रुक जाएगा उतने पोजीशन पे, तो तुमको रीडिंग मिल जाएगा, ठीक है? तो इस फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, हम लोग को फॉर्मूला से यहाँ पे मतलब रखना है, ठीक है? बहुत सारा डेरिवेशन होता है तो उतना डेरिवेशन हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक ठीक है? क्योंकि पर्टिकुलरली डेरिवेशन करके तुमको क्वेश्चन पूछता नहीं है ना? डेरिवेशन में ज्यादा लंबा चौड़ा खींचने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एफ डी इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर डी सी बाई डी एक्स। देखो इस ये फॉर्मूला थोड़ा सिमिलर है, हम लोग मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे ना जी, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में पढ़े थे, या फिर तुम्हारा इलेक्ट्रोडायनामिक इंस्ट्रूमेंट में भी तुम्हारा आया था। देखो एमआई इंस्ट्रूमेंट में देखो क्या था, हम यहाँ पे बार बार लिख देते हैं ना ताकि डिफरेंस समझ में आ जाए। एमआई इंस्ट्रूमेंट में था हाफ आई स्क्वायर डीएल बाई डी थीटा था, है ना? वहाँ पे क्वाइल होता था तो क्वाइल का इंडक्टेंस होता था, ठीक? तुम्हारा उसके बाद से हम लोग पढ़े एक तुम्हारा ईएमएमसी ना, ठीक है? ईएमएमसी पढ़े हम लोग। ईएमएमसी में हम लोग को क्या मिला, ये तुम्हारा आया I1 I2 डीएम बाई डी थीटा, है ना? और अगर आमीटर है तो तुम्हारा ऐसे आ जाता था इसका, ये क्या हो जाता था जी, आई स्क्वायर डीएम बाई डी थीटा, है ना? ठीक है, तो उसमें ये ऐसा कहानी होता था, ठीक है? लेकिन यहाँ पे वैसा कहानी नहीं है, ठीक है? यहाँ पे वैसा कहानी नहीं है, ठीक? नोट पॉइंट में रहेगा साइड में, सर ताकि तुमको कंपैरिजन पता चल जाए। बोलो। एमआई का फुल फॉर्म क्या होता है सर? मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट नहीं क्लास किए थे? नहीं मूविंग किया आयरन था। इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, कोई बात नहीं है।
आगे वाला जो है वो चलते रहा है। कुछ लोग होते हैं ना, देखो कुछ लोगों को क्या है कि क्लास एक दो को छोड़ दिया तो आगे का क्लास ही नहीं कर रहा है, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है, ऐसा नहीं करना, क्योंकि देखो थोड़ा मोड़ा रिलेशनशिप आगे आता है, समझे, थोड़ा थोड़ा आता है। अब इसके चक्कर में आगे का छोड़ दोगे तो फिर तो तुम्हारा सब्जेक्टिव गोल हो जाएगा, है ना। इसीलिए मान लो पीछे का छूटा हुआ है, ठीक है, उसका वीडियो देख के, नोट्स देख के कंप्लीट कर लेना है, आज नहीं तो कल, ठीक है, लेकिन आगे का जो है उसको कंप्लीट करते चलना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा फोर्स निकल गया इसमें। नेक्स्ट चलो, इसमें देखो कंट्रोल कौन सा यूज कर रहे हैं, देखो यहाँ कंट्रोलिंग के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं भाई, स्प्रिंग यूज कर रहे हैं। तो स्प्रिंग कंट्रोल में तुम जानते हो, तुम्हारा हम लोग जब ये रहता था टीसी लेते थे तो क्या लेते, टीसी इंटू के थीटा लेते थे, है ना, एंगुलर मोशन था। यहाँ पे एंगुलर मोशन नहीं है तो हम लोग क्या ले रहे हैं, लीनियर मोशन है, तो एफ सी इक्वल टू मतलब के इंटू एक्स, ठीक है। तुम्हारा जितना ज्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है, तो स्टेडी स्टेट कंडीशन पे तुम्हारा क्या होगा, एफ डी बराबर एफ सी हो जाएगा। मतलब स्प्रिंग को खींचते हो ना तो स्प्रिंग अपोजिशन में उतना ही ज्यादा फोर्स लगाता है, यानी कि तुम एक्स को जितना बढ़ाओगे उतना ज्यादा वो फोर्स लगाएगा, इसीलिए एक्स के प्रोपोर्शनल होता है, और इसके लिए बस एक कांस्टेंट लग जाता है, ठीक है। तो कांस्टेंट को तो के लिखो, के एक्स, के एस लिखो, के सी लिखो, अलग अलग मतलब इक्वेशन में अलग अलग यूज होता है, ठीक, तुम जो लिखो, ठीक है, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा स्प्रिंग कांस्टेंट करके, ठीक। ये तुम्हारा हो गया, तो एफ डी इक्वल टू एफ एस एफ सी हो गया, ठीक। तो अब हम दोनों को इक्वेट कर दिए, तो के एक्स इक्वल टू हाफ बी स्क्वायर डी सी बाई डी, इससे एक्स का वैल्यू हमको निकला ना इतना, है ना। तो यहीं पे ये एक्स का वैल्यू हो गया। हम लोग क्या करते हैं, सर्टेन अरेंजमेंट करते हैं कि डी सी बाई डी एक्स जो है वो उसको हम कांस्टेंट बना दे, ठीक है, समहाउ मतलब इसको कांस्टेंट बना दे, तो तुम्हारा एक्स का जो एक्स किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा जी, जो भी तुम्हारा मोशन होगा वो किसके, वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा ना, जी सर। ठीक है। तो जो भी वोल्टेज मेजर करता है, तो इससे एक एडवांटेज हो गया कि डीसी और एसी दोनों मेजर कर सकता है, ठीक है, ये डीसी और एसी दोनों मेजर कर सकता है, ठीक है। यहाँ हम लिख सकते हैं यहाँ पे, so it works for both AC and DC, ठीक है। एक तो ये हो गया, इसके अलावा और भी है, दोनों मेजर करेगा सर, इज नॉन लीनियर, दोनों कैसे मेजर करेगा, देखो तुमको हम बता रहे थे, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट जो होता है ना, देखो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसमें तुम्हारा क्या होता है, जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है, या फिर जो भी डिफ्लेक्शन है, उसमें जो भी डिफ्लेक्शन जो होता है ना वो इसके प्रोपोर्शनल होता है, किसके, उसमें जो भी डिफ्लेक्शन होता है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है, यानी एक ही करंट है। अब तुम्हारा करंट जब पॉजिटिव होगा तो वो डिफ्लेक्शन पॉजिटिव देगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव उल्टा घूमेगा। तो लेकिन प्रॉब्लम ये होती है ना कि हम लोग धीरे धीरे तो करंट मूव करता नहीं है जी, वो एक सेकेंड में 50 बार मतलब 50 साइकिल कंप्लीट कर लेता है ना, ठीक है। तो जब ऐसा मतलब 50 बार पॉजिटिव गया, मतलब 50 बार नेगेटिव गया, एक साइकिल में एक सेकंड में इतना बार हो जाता है, तो तुम्हारा इतना बार वो एक सेकंड में मूव करेगा ना, उतना देर में तुमको क्या दिखेगा कि एक ही जगह स्थिर है, इनर्शिया की वजह से उतना मूव नहीं कर पाता, लगता है दोनों तरफ से टॉर्क उसको, लेकिन वो एक ही जगह फिक्स हो जाता है वैसे कंडीशन में। इसीलिए वो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट जो है तुम्हारा एसी करंट के लिए तुम्हारा डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। लेकिन देखो ये जो तुम्हारा क्या है, ये इस इन सब में क्या होता है कि मतलब एक्स जो है वो बी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो तुम पॉजिटिव दो तब भी तुम्हारे एक ही डायरेक्शन में, और या नेगेटिव दो, दोनों ही केस में तुम्हारा क्या करेगा, एक ही डायरेक्शन में वो एक्स या टॉर्क क्रिएट करेगा, समझे। इसी की वजह से क्या होता है, इसमें दोनों चीज, तो जब भी ये स्क्वायर वाला रिलेशनशिप आता है ना, हमारे पास ये कैपेबिलिटी हो जाती है कि हम एसी डीसी दोनों मेजर कर पाएंगे, ठीक है, ओके, समझ गए। तो लेकिन डिसएडवांटेज ये होता है भाई कि स्केल जो है तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है, ये डिसएडवांटेज होता है, समझे। स्केल तुम्हारा क्या होगा, नॉन लीनियर या नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, इसको नॉन यूनिफॉर्म लिख देते हैं, तुम्हारा स्केल नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा क्रैम्प करना पड़ रहा है, कहीं कहीं भी नॉन लीनियर स्केल रहेगा ना तो तुमको एक साइड में कहीं क्रैम्प करना पड़ेगा, मतलब कंजेस्टेड हो जाएगा। कंजेस्टेड मतलब समझते हो ना, तो हम कई बार बताए हुए हैं, ठीक है, मतलब एक मतलब 1 से 2 के बीच में बहुत कम डिस्टेंस रहेगा, ठीक। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। दूसरा जो है तुम्हारा सर्कुलर प्लेट, उसी के जैसा है एकदम, पूरा कहानी वही है, ठीक। तो सेक्टर से प्लेट्स आर यूज्ड इन दिस टाइप, ठीक है, इस टाइप में हम लोग क्या करते हैं, सेक्टर से, बस तुमको डायग्राम बनाना है। तो इस केस में डिफ्लेक्शन टॉर्क जो होगा वो कैसे दिया जाएगा जी, टीडी इक्वल टू हाफ, कहानी देखो,
कहानी पे वर्किंग तुम्हारा यही है ना। पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा जब दिया जाएगा तो एक क्या होगा, एक पे तुम्हारा फोर्स लगेगा और तुम्हारा जो मूविंग वाला है जो फिक्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, बस यही इसका वर्किंग है। ठीक है, तो वर्किंग का बहुत टेंशन लेना नहीं है। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया। तो यहाँ देखो क्या किया हम लोग, डिफ्लेक्शन टॉर्क इक्वल टीडी इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर, वही फॉर्मूला है ना, बस टीडी लिख दिए हैं, यहाँ पे थीटा लिख दिए हैं, वहाँ डीसी बाई डी एक्स था। ठीक है, इफ द इंस्ट्रूमेंट इज स्प्रिंग कंट्रोल्ड और हैज अ सस्पेंशन देन कंट्रोलिंग टॉर्क इज के, है ना, के इंटू थीटा, समझ गए। तो टीसी इक्वल टू के इंटू थीटा होगा, ये तुम लोग जानते हो। ठीक है, इसलिए डिफ्लेक्शन जब स्टेडी स्टेट कंडीशन पे क्या करेंगे, टीसी इक्वल टू टीडी करेंगे तो अल्टीमेटली मेरा ये रिलेशनशिप आएगा कि तुम्हारा नीचे में चला जाता है। यही कहानी सबके साथ है। ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, ये कंक्लूजन निकला, डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वोल्टेज टू बी मेजर्ड, द इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड ऑन बोथ एसी एंड डीसी, दोनों एसी और डीसी दोनों में यूज किया जा सकता है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है, द इंस्ट्रूमेंट एग्जिबिट्स स्क्वायर लॉ रिस्पांस एंड हिंस स्केल इज नॉन यूनिफॉर्म, है ना, ये स्क्वायर लॉ रिलेशनशिप है ना। ठीक है, इसी की वजह से तुम्हारा स्केल क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, देखो क्या होता है ना, कुछ कुछ क्वेश्चन दिया रहता है, क्वेश्चन में क्या होता है, ये जो कैपेसिटेंस होता है ना, कैपेसिटेंस वेरी करता है, समझे। एक्चुअली क्या होता है, तुम्हारा कैपेसिटर किस पे डिपेंड करता है, दोनों प्लेट के मौजूद। देखो अगर तुम इसमें आओ, देखो तुम अगर इस वाले में आओ ना, तुम कैपेसिटर का इक्वेशन पढ़े होगे, एप्सिलॉन ए बाई डी ऐसे करके, है ना। तो अब इसमें होता है, देखो क्या है, और भी कुछ होता है क्या यार, एप्सिलॉन ए बाई डी। तो इसमें देखो होता क्या है कि ये इसका जो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, है ना। तो तुम जो भी x जितना x मूवमेंट कर रहे हो ना, उसी के साथ ये कैपेसिटेंस भी चेंज होता है। ठीक, तो हम लोग इस तरह से अरेंजमेंट करते हैं ना, ये डीसी और dx, है ना, ये जो चेंज हो ना वो चेंज कांस्टेंट हो, है ना, चेंज तो करेगा भाई लेकिन चेंज जो हो वो कांस्टेंट हो, हम लोग ऐसा अरेंजमेंट करते हैं, समझे। तो एग्जाम में तुम्हारा क्या रहता है ना, क्वेश्चन में एक्चुअली मेंशन रहता है कि कैपेसिटेंस जो है वो वेरी कर रहा है, वो कुछ ना कुछ फंक्शन होगा इसके। देखो जैसे यहाँ पे ये एक एग्जांपल में दिया हुआ है कि कैपेसिटेंस दिया है 5 थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा, है ना, थीटा के साथ कैसे वेरी कर रहा है वो तुमको यहाँ पे बताया हुआ है पहले से। ठीक, ये एग्जांपल है, मान लेते हैं दिया हुआ है, तो तुम क्या करोगे जी, तो डीसी बाई डी थीटा का वैल्यू कितना होगा, 10 थीटा प्लस 2, है ना। तो थीटा का वैल्यू 2 के लिए तुम्हारा डीसी बाई थीटा का वैल्यू इतना आएगा। इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछेगा ना तो उसमें पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं, समझे, डिफरेंशिएशन बस करना रहेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लो। ठीक, देखो ये इंस्ट्रूमेंट जो होता है ना, एक ध्यान देना ये बात कि पावर जो होता है वो क्या होता है, V इंटू आई होता है। ठीक है, डीसी के लिए तो V इंटू आई होता है, एसी के लिए हम लोग VI cos फाई भी लिखते हैं, है ना, पावर फैक्टर। तो मान लेते हैं इसमें पावर कंज्यूम होने के लिए तुम्हारा वोल्टेज करंट दोनों का अवेलेबिलिटी होना चाहिए, है ना। जब तक मान लो दोनों में से कोई एक नहीं है तो तुम्हारा करंट तो तुम्हारा मतलब तुम्हारा पावर तो ड्रॉ होगा नहीं, है ना। जैसे मान लो क्या होता है, नॉर्मली तुम घर में देखते हो कि 220 वोल्ट अवेलेबल है, ठीक, 220 वोल्ट घर में अवेलेबल है। अब वोल्टेज अवेलेबल है, जब तक तुम उस सॉकेट से, मान लो सॉकेट है 3 पिन सॉकेट है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा क्या है कि 220 वोल्ट ऑलरेडी अवेलेबल है ना। अब तुम इसमें से जब तक कोई वायर कनेक्ट नहीं करोगे, कोई डिवाइस नहीं लगाओगे या फिर लोड नहीं लगाओगे, तब तक तो ये करंट नहीं ड्रॉ करेगा, है ना। और अगर करंट ड्रॉ नहीं करेगा तो क्या होगा, इसमें पावर कंजम्पशन भी नहीं होगा, है कि नहीं। अगर तुम कुछ कनेक्ट नहीं किया हो तो पावर कंजम्पशन नहीं होगा, तुम्हारा बिजली बिल ज्यादा नहीं उठेगा, है कि नहीं। लेकिन यहाँ देखो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर जो है इसमें भी पावर का रिलेशनशिप यही रहेगा। फर्क ये हो जाता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट में वोल्टेज काफी हाई होता है, देखो वोल्टेज हम लोग कर रहे हैं वो काफी हाई रहेगा, बट करंट जो है बहुत कम, करंट जो फ्लो होता है बहुत कम होता है। ऐसे भी तुम लोग कैपेसिटर में जानते हो, मान लो तो ये पैरेलल कैपेसिटर है, इसके थ्रू जब वोल्टेज डाल दोगे ना, आइडियली कैपेसिटर में ये करंट इधर से इधर फ्लो कैसे होगा जी, ओपन रहता है, बीच में डाइलेक्ट्रिक रहता है या फिर बीच में एयर रहता है, तो एयर के थ्रू तो करंट फ्लो नहीं होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है जिसको लीकेज करंट बोलते हैं, समझे। लीकेज करंट बोलते हैं, बहुत कम करंट होता है वो, ठीक, तो वो डाइलेक्ट्रिक करंट भी उसको बोलते हैं, तो वो करंट बस फ्लो होता है इसमें, ठीक है, तो वो बहुत कम होता है। और यही रीजन है, जब करंट तुम्हारा कम हो गया, करंट बहुत कम है, इसके वजह से तुम्हारा ओवरऑल जो पावर कंजम्पशन है ना वो कम हो जाता है, समझ गए। तो पावर कंजम्पशन कम होता है, ये रीजन समझ गए तुम लोग ना। इसमें लिखा है
नेग्लिजिबल पावर फ्रॉम द मेंस, ये बहुत कम पावर लेता है। क्यों कम लेता है भाई? क्योंकि करंट कम लेता है, समझ गए ना? तो ये एक एडवांटेज होगा इंस्ट्रूमेंट का। ऑल्दो इट इज ऑपरेटिंग एट हायर वोल्टेज, बट स्टिल करंट ड्रॉ इज वेरी मच स्मॉलर, दैट्स व्हाई its power consumption is very much smaller than other instruments which we have learned till now। ठीक है, जो भी इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं उससे कंपैरिजन में ये बहुत कम पावर कंज्यूम करेगा। ओके, यहाँ देखो, दे मे बी यूज्ड ऑन बोथ एसी एंड डीसी, ये तो पहले से पता है। ठीक है, दे हैव नो फ्रीक्वेंसी और वेवफॉर्म एरर्स, देखो इसमें फ्रीक्वेंसी और वेवफॉर्म एरर का लफड़ा नहीं आता। ठीक, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का एरर सबसे ज्यादा लफड़ा आता था तुम्हारा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में, है ना? यहाँ पे एक नोट करके, हम पता नहीं वहां पे बताए थे कि नहीं, नोट कर लेना कि जो तुम्हारा होता है ना मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो होता है, इसको हम लोग 1 से 125 हर्ट्ज के बीच में ही यूज कर सकते हैं, समझे? ठीक, इसमें ये लफड़ा रहता है। और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जैसे रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट जब तुम पढ़ोगे, वहां पता चलेगा कि अलग अलग वेव फॉर्म के लिए अलग अलग कैलिब्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें वैसा कुछ नहीं आता। ठीक, आप कोई भी वेव फॉर्म दीजिए, फ्रीक्वेंसी का भी उतना ज्यादा लफड़ा नहीं है। होता होगा बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे जाके थोड़ा अबनॉर्मल बिहेव करे, लेकिन मतलब बाकी मूविंग आयरन जैसा तो नहीं है बिल्कुल। ठीक, और हिस्टैरिसीस लॉस भी नहीं होता। ठीक है, हिस्टैरिसीस लॉस नहीं क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो टॉर्क का या जो फोर्स का प्रोडक्शन होता है ना, वो हाई वैल्यू होता है। ठीक, जैसे देखो, करंट मान लो तुम 1 एम्पियर दिए, ठीक है, तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में जो टॉर्क होगा ना, वो 1 एम्पियर के हिसाब से, मतलब मान लो 2 एम्पियर दिए, तो पीएमएमसी में जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में जो तुम्हारा टॉर्क होगा, एक सेकेंड, ठीक है, तो मान लो तुम 2 एम्पियर करंट दिए ना, तो पीएमएमसी में जो टॉर्क क्रिएट होगा वो 2 ही एम्पियर के प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट हो गया या फिर तुम्हारा ये वोल्टेज वाला वोल्टमीटर जो होगा, इसमें वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर तुम 2 वोल्ट दे रहे हो तो वो 4 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा तुम्हारा ये। इसका मतलब ज्यादा टॉर्क क्रिएट होगा। तो ज्यादा टॉर्क क्रिएट होता है ना, तो हिस्टेरिसिस वाला जो होता है, हिस्टेरिस क्या होता है? शुरू में समझो इनर्शिया टाइप का चीज होता है, समझे? कि वो मोशन तुरंत चेंज होना नहीं चाहता, वैल्यू। तो वो हिस्टेरिसिस क्या होगा? अगर मान लो कोई बंदा बहुत लेजी है, तो तुम उसको ज्यादा फोर्स करोगे तो वो एक्टिव हो जाएगा। तो वही कहानी इसमें भी है ना? तो यहाँ पे स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, दैट इज वाई इसका जो हिस्टेरिसिस लॉस है वो भी कम हो जाता है। ठीक, इसके बाद से देखो, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड का कोई झंझट नहीं है। सबसे बढ़िया बात है इसमें, देखो जहां मैग्नेटिक फील्ड की लफड़ा है, जब हम लोग जो भी इंस्ट्रूमेंट इससे पहले पढ़े थे सब में मैग्नेटिक फील्ड आता था। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की कोई कहानी नहीं है। ठीक है, इसका जो भी फील्ड है सब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से इसके रीडिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा एडवांटेज है इसका। म्यूट म्यूट म्यूट, ठीक है, समझ गए? सुटेड फॉर हाई वोल्टेज, तो ये सारा एडवांटेज हो गया। ठीक, डिसएडवांटेज में देखो, देखो डिसएडवांटेज में क्या होता है, इसको हम स्पेशल सर्टेन स्पेशल एप्लीकेशन में ही यूज कर पाएंगे। राजीव यार म्यूट रखो ना, बोल कुछ रहे नहीं हो, गलती से कर दे रहे हो क्या? देखो यहाँ क्या हुआ, बाइक से चल रहा है क्या यार तुम? कभी सर ऑन ऑफ करते रहता है। ओके, के बाद से क्या क्या थे हम लोग? डिसएडवांटेज पे थे। ये डिसएडवांटेज में क्या है कि द यूज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लिमिटेड टू सर्टेन स्पेशल एप्लीकेशन। देखो सर्टेन एप्लीकेशन में क्या है, स्पेशल वैसा एप्लीकेशन
सर गायब हो गए क्यों? आ गए। देखो, तो डिसएडवांटेज में क्या बोले हम लोग, सर्टेन एप्लीकेशन ऐसा यूज करते हैं जहां पे हाई वोल्टेज का रिक्वायरमेंट हो, पहला चीज। दूसरा क्या है कि ऐसा जगह जहां पे अगर दूसरा इंस्ट्रूमेंट अगर हम यूज करें तो एरर क्रिएट हो, वहां पे हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे मान लो जैसे देखो, ये इंस्ट्रूमेंट की खासियत ये है कि बहुत कम करंट ड्रॉ करता है और हाई वोल्टेज पे काम कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग वैसा ही एप्लीकेशन लेते हैं जहां पे मान लो कि कोई मान लो हमको वोल्टेज मेजर करना है या फिर तो वो कम करंट ड्रॉ करे। ऐसा एप्लीकेशन चाहिए कि अगर वो ज्यादा करंट ड्रॉ करने लग रहा है तो तुम्हारा क्या एरर ज्यादा शो करेगा, है ना। तो वैसा ही एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो लिमिटेड हो गया ना, इसका एप्लीकेशन एक तरीके से लिमिटेड हो गया, इसीलिए बोला है कि इसका हर जगह यूज नहीं करते। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पेशल केस में यूज किया जाता है, मतलब जब हम लोग नॉर्मली हाई वोल्टेज दिमाग में रखो, है ना, तो हाई वोल्टेज पे हमेशा हम लोग काम नहीं करते। हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए और भी बहुत सारा तरीका जुगाड़ किया जा चुका है, जैसे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, उससे क्या किया जाता है, वोल्टेज को स्टेप डाउन कर दिया जाता है, तब जाके मेजर किया जाता है। ठीक है, तो वो भी यूज होता है। ठीक है, तो ये स्पेशल केस में आ जाता है। ठीक, अब जैसे मान लो, और उसके साथ देखो इसके साथ क्या किया जाता है, इसको इसीलिए यहाँ पे ब्रैकेट में किए होते हैं, इसको तुम चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। क्या होता है ना, क्या कहा गया कि इंस्ट्रूमेंट जो है ना, इसके साथ एक सीरीज में रेसिस्टेंस लगाते हैं हम लोग। रेसिस्टेंस किस लिए लगाते हैं कि इन केस अगर दोनों प्लेट के बीच में शॉर्ट सर्किट हुआ तो हेवी करंट फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा सर वोल्टेज है भाई। हाँ बोलो। ये हाई वोल्टेज के लिए होता है ना? हाँ, ठीक है, तो मान लो कि ये प्लस माइनस है दो प्लेट के बीच में, है ना, हाई वोल्टेज है, सडनली क्या हो गया, कहीं से इसमें दोनों शॉर्ट सर्किट हो गया तो बहुत ज्यादा करंट फ्लो होगा। उसी लिए क्या किया जाता है, एक प्रोटेक्टिव रिले लगा, सॉरी प्रोटेक्टिव रेसिस्टेंस एक सीरीज में लगाया जाता है। ये रेसिस्टेंस क्या करेगा, उस सिनारियो में करंट को लिमिट रखेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा इसका हो गया। और देखो, ये इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं साइज बहुत बड़ा होता है, एक्सपेंसिव होते हैं। साइज बड़ा होने का रीजन ऑब्वियस है, क्योंकि देखो इसमें हाई वोल्टेज के लिए ना चार्ज का स्टोरेज भी होना चाहिए ज्यादा। तो चार्ज का स्टोरेज के लिए तुम्हारा एरिया जो है वो भी ज्यादा रखना पड़ेगा। कैपेसिटेंस का जो फॉर्मेशन होता है एप्सिलॉन ए बाई डी है, तो ये एरिया भी तो ज्यादा रखना पड़ेगा ना क्रॉस सेक्शन का, तभी जाके ये कैपेसिटेंस का वैल्यू ज्यादा होगा, और ये ज्यादा होगा तभी जाकर तुम्हारा फोर्स ज्यादा क्रिएट होगा। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो भी ज्यादा क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए इसका एरिया ज्यादा रहता है। ठीक, रोबस्ट कंस्ट्रक्शन नहीं है, मतलब इजीली तुम्हारा ब्रोकन किया, मतलब टूट सकता है। ठीक है, स्केल नॉन यूनिफॉर्म ये तो हम लोग को पता ही। ऑपरेटिंग फोर्स जो है थोड़ा स्मॉल होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा मेजरमेंट काम चल जाता है। ठीक, इसीलिए हाई वोल्टेज की तरफ हम लोग जाते हैं। वोल्टेज मेजर करेंगे तो ऑपरेटिंग फोर्स तुम्हारा स्मॉल होगा। ठीक है, तो ये तभी इफेक्टिव होता है जब हाई वोल्टेज आप मेजर कर रहे हो। ठीक है, तो ये इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गया, है ना। अगला जो टाइप है वो है इंडक्शन टाइप। देखो, इस टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट का जो है ना, बहुत डिटेल हम नहीं बताने वाले हैं। ठीक, लेकिन एक शॉर्ट नोट्स टाइप का सिर्फ इतना बता देते हैं, एग्जाम में पूछा है तो उतना लिख देना। इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट का डिटेल हम लोग पढ़ेंगे वहां पे, एग्जाम में ना जहाँ पे आएगा पढ़ेंगे। सर। नहीं आएगा? कैसे पता, कैसे पता तुमको? ठीक है, एक्चुअली टॉपिक में लिख दिया इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, तो इसीलिए हम बता देते हैं। लेकिन इसका देखो, इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट जो है एनर्जी मीटर में यूज किया जाता है। ठीक, एनर्जी मीटर में जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो उस समय तुमको इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह दिख जाएगा। एनर्जी मीटर बेसिकली इंडक्शन मीटर ही है, तो एनर्जी मीटर जब पढ़ोगे वो तो पढ़ना ही है। ठीक है, तो जब उसको पढ़ोगे तो वहां पे तुमको उसका कंस्ट्रक्शन वगैरह सब पता चल जाएगा। ठीक, तो वहां हो जाएगा। चलो, तो लेकिन देखो इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स जानना जरूरी है। जैसे इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट जो है एसी के लिए ही यूज किया जा सकता है, डीसी के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, सिर्फ एसी मेजरमेंट के लिए अभी बता देते हैं रीजन क्या है। इंडक्शन सिर्फ एसी मेजरमेंट के लिए ही यूज किया जा सकता है। ठीक, अब इसको आम मीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर तीनों बनाया जा सकता है थियोरेटिकली, लेकिन इसका सबसे ज्यादा एप्लीकेशन कहाँ होता है भाई, वाट आवर और एनर्जी मीटर में। सिंपल सी बात, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर का हम लोग सिर्फ वोल्ट मीटर में ही यूज करते हैं, वैसे ही इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट को हम लोग वाट आवर एनर्जी मीटर में ही यूज करते हैं। समझे, ये सब बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि इसके लिए अल्टरनेटिव ऑलरेडी इफेक्टिव मेथड है। ठीक,
In such instrument, deflection torque is produced due to interaction due to reaction between flux of an AC magnet and eddy current induced by another flux. अब यहाँ कहानी थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन तुम लोग समझो ऐसे, जैसे मान लो होगा क्या, एक ऐसा प्लेट है, ऐसा समझो, ये एक डिस्क है, ठीक है। क्या होता है कि ये एक डिस्क है, ठीक। अब क्या हुआ कि हम मेरे पास क्या है, वोल्टेज आया, ठीक है। तो हम वोल्टेज को क्या किए, एक कॉइल में, ये मान लो एक मेरे पास एक कॉइल है, इस पे एक वाइंडिंग किया हुआ है, ठीक है। सॉरी, इस तरह से कर देते हैं। ये हम मोटा मोटी कंस्ट्रक्शन मान रहे हैं, इसके कंस्ट्रक्शन को बस समझाने के पर्पज से। एनर्जी मीटर जब बताएंगे ना तो उसमें तुमको डिटेल कंस्ट्रक्शन दिखेगा। मान लो ये तुम्हारा वोल्टेज, ये वोल्टेज वाला कॉइल है, एक इसी तरह से एक और कॉइल रहता है करंट वाला कॉइल, समझे। तुम्हारा एक करंट वाला कॉइल भी रहता है। अब देखो क्या होगा, जब तुम वोल्टेज क्रिएट करोगे ना, तो ये वोल्टेज तुम्हारा सबसे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, ये वोल्टेज तुम्हारा चेंजिंग होना चाहिए, अल्टरनेटिंग होना चाहिए। अल्टरनेटिंग क्यों होना चाहिए, ये देखो ये वोल्टेज अल्टरनेटिंग होगा तो यहाँ पे ये वोल्टेज क्या, इस वोल्टेज की वजह से क्या होगा ना, करंट होगा, समझो। अंदर में तुम्हारा वोल्टेज की वजह से तुम्हारा मतलब ये कॉइल की वजह से एक फ्लक्स, कॉइल अपना फ्लक्स भी क्रिएट करता है। सबसे पहले बात समझो, ये जो कॉइल है इसमें जो भी तुम करंट दे रहे हो उसके वजह से क्या होगा, एक फ्लक्स क्रिएट होगा यहाँ पे, ठीक। तो ये फ्लक्स जो है तुम्हारा वो भी अल्टरनेटिंग नेचर का होगा, फ्लक्स भी तुम्हारा क्या होगा, चेंज होगा, है ना, अल्टरनेटिंग नेचर का होगा। तो अल्टरनेटिंग नेचर की वजह से वो तुम्हारा क्या होगा, ईएमएफ इसमें जो रिड्यूस होता है, ठीक है। ईएमएफ फैराडेज लॉज बोला है कि मतलब E इक्वल टू d∅ by dt होता है, समझ गए ना। E इक्वल टू d∅ by dt होता है तुम्हारा, इसमें मतलब ये इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात है ना। यहाँ पे हम लोग साइन नहीं दिए हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की अगर बात करते हैं तो तुम्हारा ये d∅ by dt होता है, यानी कि रेट ऑफ, ये प्रोपोर्शनल लिख देते हैं, ठीक है। तो जो भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो प्रोपोर्शनल होता है d∅ by dt के। तो यानी कि अगर तुम्हारा फ्लक्स चेंज कर रहा है तो यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो करेगा। और हम तुम लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि अगर आप इस तरह से प्लेट पे ईएमएफ इंड्यूस्ड कराए ना तो एडी करंट आएगा, पता है कि नहीं, हाँ, एडी करंट आएगा ना। तो उस केस में यहाँ पे भी इसी इंस्ट्रूमेंट में तुम्हारा क्या होता है, छोटा छोटा एडी करंट प्रोड्यूस हो जाता है, समझ गए। क्या होगा, एडी करंट प्रोड्यूस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो ये जब एडी करंट यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया मान लो इस तरह से, ठीक है, तो एडी करंट अपना फ्लक्स क्रिएट करेगा, समझे। तो एक तो तुम्हारा ओरिजिनल फ्लक्स था और ये एडी करंट जो है वो एक फ्लक्स किया, ये दोनों फ्लक्स आपस में जब इंटरेक्ट करता है ना तब जाके एक टॉर्क लगता है ना जी। दोनों फ्लक्स जब आपस में इंटरेक्ट करेगा तो एक टॉर्क लगेगा दोनों के बीच में, और वो टॉर्क क्या करेगा, अल्टीमेटली इस डिस्क को रोटेट कराएगा, ठीक है। तो ये एनर्जी मीटर में हम लोग पूरा डिटेल जानेंगे इसका, है ना। अभी तक हम क्या कहानी बताया तुमको, वोल्टेज होगा, वोल्टेज से एक फ्लक्स क्रिएट होगा, फ्लक्स की वजह से क्या होगा, ईएमएफ क्रिएट होगा, ईएमएफ की वजह से एडी करंट होगा, एडी करंट फिर फ्लक्स क्रिएट करेगा और वो दोनों फ्लक्स आपस में रिएक्ट करेंगे तो टॉर्क क्रिएट होगा। कहानी समझ गए, है ना। लेकिन इसमें देखो इशू क्या आ जाता है, अगर तुम्हारा फ्लक्स कांस्टेंट है तो फ्लक्स कब कांस्टेंट होगा, मान लो तुम यहाँ पे डीसी वोल्टेज दिए, जब डीसी दोगे, है ना, जब तुम डीसी दोगे तो तुम्हारा क्या होगा कि फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड ही नहीं होगा, जब ईएमएफ नहीं इंड्यूस्ड होगा तो नो एडी करंट, है ना, तब तुम्हारा नो इंटरेक्शन टॉर्क। इसीलिए डीसी को नहीं कर सकते इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में, समझ गए। इंडक्शन टाइप के इंस्ट्रूमेंट में हम लोग किसके लिए यूज कर सकते हैं भाई, सिर्फ और सिर्फ एसी के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होता है, तो रिएक्शन बिटवीन फ्लक्स ऑफ एन एसी मैग्नेट एंड एडी करंट्स प्रोड्यूस्ड बाय अनदर फ्लक्स, समझ गए। एडी करंट फ्लो प्रोड्यूस हुआ उसके लिए वजह से। देखो द ऑपरेशन ऑफ इंडक्शन, देखो इसमें क्या है, द ऑपरेशन ऑफ इंडक्शन डिपेंड्स ऑन प्रोडक्शन ऑफ टॉर्क ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन फ्लक्स φ1, है ना। एक फ्लक्स ये φ1 हो गया, whose magnitude depends upon current और voltage to be measured। इसका मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है, जो भी करंट या वोल्टेज मेजर उस पे। एंड एडी करंट इंड्यूस्ड इन द मेटल डिस्क, समझ गए, बाय अनदर फ्लक्स whose magnitude also depends on current and voltage to be measured। बोले ना तो तुमको दो को हमको चाहिए, एक पे मान लो हम लोग वोल्टेज प्रोवाइड कर देते हैं, एक पे करंट प्रोवाइड कर देते हैं, है ना। तो एक इसके द्वारा फ्लक्स होगा, एक बार इसके द्वारा जो फ्लक्स के थ्रू एडी करंट जो होगा उसका जो दोनों आपस में इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, ठीक है। तो समझ गए। तो ऑपरेशन ऑफ इंडक्शन डिपेंड्स किस पे करता है भाई, एक फ्लक्स φ1 एंड एडी करंट इंड्यूस्ड किया जाता है अनदर फ्लक्स के द्वारा, ठीक, एक दूसरा फ्लक्स के द्वारा इंड्यूस्ड जो होता है एडी करंट उसके द्वारा, इन दोनों के बीच में जब इंटरेक्शन होगा तब जाके एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है। सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ एडी करंट आल्सो डिपेंड्स ऑन फ्लक्स प्रोड्यूसिंग देम, द इंस्टैंटेनियस वैल्यू ऑफ टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट और वोल्टेज, ठीक है।
इसीलिए यहाँ पर टॉर्क जो भी प्रोड्यूस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है फाई स्क्वायर के बेसिकली, मतलब ऐसा बोल सकते हो फाई वन फाई टू प्रोपोर्शनल होता है, ये फाई वन फाई टू फाई वन इंटू फाई टू, ठीक। या इसको बोल सकते हो टॉर्क प्रोपोर्शनल होता है बी स्क्वायर और टॉर्क प्रोपोर्शनल होता है टी डी आई स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें भी स्क्वायर लॉ रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। लेकिन तुम सोचोगे कि सर यहाँ पे भी तो हम एसी डीसी दोनों यूज कर लेंगे, डीसी यूज कर लेंगे ना, ऐसा यहाँ केस नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे अगर डीसी यूज करोगे तो देखो ये कहानी है, समझ गए, ये तुम्हारा वो चीज प्रोड्यूस ही नहीं होगा, ठीक। डीसी यूज करोगे तो तुम्हारा ईएमएफ जनरेट, वो फ्लक्स मतलब जनरेट नहीं होगा एडी वाला, ठीक है। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। कौन सा पॉइंट? ये वाला, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट और वोल्टेज अंडर मेजरमेंट, ठीक है। है ना। तो मीन टॉर्क यानी कि एवरेज टॉर्क जो होता है वो एवरेज स्क्वायर वैल्यू के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस टॉर्क इंस्टेंटेनियस वैल्यू के मतलब उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, और जो एवरेज टॉर्क होता है जो हम लोगों के लिए काम का चीज है एवरेज टॉर्क, वो तुम्हारा स्क्वायर जो तुम्हारा स्क्वायर जो एवरेज करंट होता है ना, समझो, ठीक। मीन स्क्वायर वैल्यू तुम्हारा पता चलेगा आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर होता है बेसिकली मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। मीन स्क्वायर वैल्यू का क्या मतलब हुआ? आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर। मीन स्क्वायर वैल्यू का मतलब हुआ आरएमएस इसका स्क्वायर, ठीक है। तो जो तो यानी कि हम आरएमएस वैल्यू आसानी से ये एसी करंट का मेजर कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया तुमको, ठीक। देखो हम इसका फिगर क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं किया, समझे ना। एनर्जी मीटर पढ़ना ही है, एनर्जी मीटर इसी उसको जोड़ना है, तो वहां पे हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर पूछता है तो तुम इतना लिख दो, खेल खत्म। कब तक सर क्लास होगा? अगर ऑफ टॉपिक है तो टाइम कितना हो गया मेरे भाई? इलेक्शन का वोट गिनती हो रहा है सर, इसीलिए कुछ डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं। आरजेडी जीत गया। आरजेडी जीत गया जी सर, उसको अब ज्यादा सीट हो रहा है, अभी जीता होगा, ठीक जीता है।